हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संकल्प बैच 2024 का जो वीकली रिवीजन है पॉलिटी का, उसका मैं आपको कराऊंगा। इसमें हम लोग देखते हैं राज व्यवस्था, पॉलिटी, शासन क्या है और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार क्या होता है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो यह राज्य की संस्था है तथा यह राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। एंड देन राज्य क्या होता है, तो कोई भी भूभाग को हम राज्य तब कह सकते हैं जब कोई निश्चित सीमा में भूभाग हो और उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पर एक सरकार भी होनी चाहिए, और वहाँ पे संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो निर्णय लेने का अधिकार हो उस सरकार को पूरी तरह से हो। और यहाँ पे एक मैंने स्टार दे के बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि राज्य एक समुदाय या समाज नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ जाते हैं कि क्या एक राज्य एक समुदाय है, तो आप उसको बिल्कुल गलत ट्रिक करेंगे। फिर इसके बाद है राज्य। राज्य को दो अर्थों में हम जानते हैं, एक होता है व्यवहारिक और एक होता है संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक। एंड जो कॉन्सेप्ट है संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक वाला, उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यवहारिक क्या होता है। तो व्यवहारिक रूप में जैसे प्रांतीय इकाइयों के रूप में भारत के राज्य, अमेरिका के राज्य। प्रांतीय इकाइयाँ मतलब भारत के बहुत सारे राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इसी को प्रांतीय इकाइयाँ बोलते हैं। एंड संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक का मतलब हो गया कि यह किसी एक विशेष देश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी आपको पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएगा भारत राज्य, अमेरिका राज्य। तो जो भारत राज्य है वो सैद्धांतिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं, और भारत एक राष्ट्र है, इसको व्यवहारिक रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं। राष्ट्र क्या होता है, जब राज्य में मतलब जो राज्य है, राज्य मतलब जिसमें निश्चित सीमा हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, तो उस राज्य में अगर हमें राष्ट्रीयता की भावना को जोड़ दिया जाए। जैसे जब पाकिस्तान, सर ने भी बताया होगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो अगर इंडिया हार जाती है तो हम लोग अपने से देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे मारना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे अंदर क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है। तो जब भी राज्य में, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, राज्य मतलब सैद्धांतिक रूप से भारत राज्य में हम रह रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा राष्ट्र हो जाता है। एंड राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं, तो राज्य के उद्देश्य के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जहां सरकार शासक वर्ग के लिए कार्य करती है, जिसे पुलिस राज्य कहते हैं, पुलिस स्टेट। जहां जो सरकार होती है उस शासक वर्ग के लिए ही कार्य करती है। और जब सरकार लोगों के लिए कार्य करती है तो इसे वेलफेयर गवर्नमेंट या कल्याणकारी सरकार कहते हैं। और वेलफेयर गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, तथा जो सरकार शासक वर्ग के लिए कार्य करती है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया में है। सरकार के कार्य व्यापक रूप में जो सरकार होती है किस तरह से काम करती है, सबसे पहले सरकार करती है कानून बनाना। तो जो कानून बनाने का काम होता है उस वो संस्था होती है विधायिका। एंड जो कानून लागू करता है वह संस्था होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एंड जो न्याय देता है वो होती है न्यायपालिका, जुडिशरी। और जो एक कानून, क्यों कानून बनाया गया है, तो कानून जो है एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है, मतलब ये चारों तरफ से काम करता है कानून। इसीलिए कानून का या संविधान का ही हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो कार्यपालिका है वही आगे कार्य करती है, जिसमें कार्यपालिका को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है राजनैतिक कार्यपालिका एंड सेकंड होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका को इंग्लिश में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एंड प्रशासनिक कार्यपालिका को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका का संकुचित अर्थ में होता है, संकुचित अर्थ में इसी को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनैतिक सरकार, राजनैतिक कार्यपालिका का को ही जो है सरकार हम बोलते हैं, क्योंकि राजनैतिक कार्यपालिका में ही मंत्रियों का समूह होता है और यही सरकार का कामकाज करती हैं, और इसी को शासन कहते हैं। जो अब देखो, शासन और प्रशासन दो बिंदु है। अभी मैंने प्रशासनिक कार्यपालिका आपको नहीं बताया, तो अभी जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि प्रशासन और प्रशासन में अंतर क्या है। तो राजनैतिक कार्यपालिका में मंत्रियों का समूह होता है, और इन मंत्रियों का जो निर्वाचन होता है वो अनिश्चित काल के लिए होता है। मतलब इसमें देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ना कि मंत्री का कार्यकाल। मतलब अगर हम
लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें अगर हम 5 साल के लिए किसी भी मंत्री को नियुक्त करते हैं तो मंत्री का कार्यकाल नहीं होता 5 साल, क्योंकि हम अगर बीच में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो 2 साल के बाद भी मंत्री हट सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, ना कि मंत्री का कार्यकाल। और वहाँ पे मंत्रियों के लिए कोई विशेष योग्यता भी नहीं है। तो अभी हो गया शासन में कि जो सरकार शासन करती है उसमें नीति बनवाती है और लागू करवाती है। फिर देखो प्रशासनिक कार्यपालिका, एक कार्यपालिका हो गई राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरी है प्रशासनिक कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक कार्यपालिका में यह लोक सेवाओं का समूह होता है जिसमें चयन होता है। इन लोगों का क्या होता है, चयन होता है निश्चित योग्यता के आधार पर। जैसे हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो हम लोगों का चयन होगा और हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो निश्चित कार्यकाल होता है इनकी और रिटायर की उम्र भी होती है, सेवानिवृत्ति जिसे बोलते हैं। तो प्रशासन क्या करता है, नीतियों को लागू करता है और कानून को लागू करता है। और नीति बनाती और लागू कौन करवाती है, शासन। तो शासन और प्रशासन में ये मेन डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट भी डाल दिया कि शासन क्या है। तो यह सरकार की गतिविधि है, यह नीतियाँ बनाने एवं लागू करवाने से संबंधित है। और प्रशासन कौन है, यह नौकरशाही या सिविल सेवकों की गतिविधि है जो नीतियों कानूनों को लागू करने से संबंधित है। फिर संविधान क्या होता है, तो संविधान एक सर्वोच्च विधि है किसी भी देश की या किसी देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है। कहते हैं संविधान जो है एक बुनियादी मूल्य है किसी भी देश का। तो इसमें यह भी कहा गया है कि यह किसी देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो सरकारों के गठन, संरचना एवं कार्यों का वर्णन करता है। यह संरचना एवं कर्तव्य सरकार का उल्लेख और दूसरी ओर सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित करता है। मतलब जहां सरकार को देता है कि नीति बनाओ और नीति लागू करो, वहीं ये सरकार के ऊपर नियंत्रण भी रखता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सरकार के दायित्वों का वर्णन करते हैं। मतलब सरकार क्या क्या काम कर सकती है। और दूसरी ओर जो मूल अधिकार दिए हैं जनता को, वो सरकार पर सीमाएं भी लगाती हैं कि एक काम नहीं कर सकता है। अर्थात जो संविधान होती है वो सरकार के डूज एंड डोंट का वर्णन करती है। डूज एंड डोंट का मतलब होता है कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है सरकार। संविधान नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर सीमा लगाता है। सरकार जब सीमित रूप से प्रयोग करे तो वह अच्छी सरकार मानी जाती है। इसका मतलब होगा कि जब सरकार अपनी शक्तियों का सीमित रूप से, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया होगा, तो सरकार जब अपनी शक्तियों का सीमित रूप से प्रयोग करे तो वह अच्छी सरकार मानी जाती है। सेकंड है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद का मतलब होता है कि जैसे मान लिया हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि जिस देश में संविधान के नियम का पूर्ण रूप से पालन हो, मतलब वो लोग संविधान को बहुत अच्छे से पालन करते हो, तो वह सरकार जो होती है वहाँ पे वहाँ उस राज्य में या उस देश में कह सकते हैं संविधानवाद होता है। बट जहाँ पे संविधानवाद का पालन अच्छे तरीके से नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता है, वहाँ पे संविधानवाद नहीं होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संविधानवाद वह प्रणाली है जो देश संविधान का पूर्ण रूप से पालन करे। उदाहरण भारत में देखो संविधानवाद है, संविधान भी है, लेकिन पाकिस्तान में संविधानवाद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वाले संविधान को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। और सर ने जो लिखाया है इसको ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, संविधानवाद का आशय संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली राजनीतिक प्रणाली है। जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए चलाई जाएं तो उसे संविधानवाद कहते हैं, किंतु इसके अंतर्गत निम्न शर्तों का पालन होना अनिवार्य है। मतलब संविधानवाद तो कहेंगे अगर संविधान का पालन करें, लेकिन उसके अंतर्गत निम्न शर्तें भी होंगी। कैसे संविधानवाद होगा, तो सीमित सरकार हो, अर्थात सरकार पर सीमाएं हों कि क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर वहाँ पे एक लोकतंत्र हो। अब लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे लोकतंत्र और गणतंत्र दो चीज़ होते हैं। गणतंत्र में होता है कि वहाँ पे जनता का शासन होता है, और शायद लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र माने कि कोई भी जो है वो नीचे एकदम कोई भी जाति धर्म सबसे हट करके कोई भी व्यक्ति हो, वो एक छोटे से पद से ले करके बहुत ऊंचे पद तक जा सकता है। इसलिए भारत एक लोकतंत्र है, ऐसा मेरा मानना है, और शायद ये सही भी है, मैंने कहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड थर्ड है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब पृथक्करण मतलब होता है कि तीनों का अलगाव होना चाहिए। जैसे जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके मध्य जो है अलगाव होना चाहिए।
और फोर्थ है विधि का शासन। विधि मतलब कानून का भी शासन होना चाहिए, तभी संविधानवाद होता है। एंड पांचवा है सरकार के निरंकुश। निरंकुश माने होता है जो मनमानी शक्तियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार किसी देश में संविधान होने से संविधानवाद नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुसार उपयुक्त तत्वों का अनिवार्य होना है। मतलब क्या क्या तत्व होने चाहिए? पहली बात तो सीमित सरकार, सेकंड लोकतंत्र, तीसरा शक्तियों का पृथक्करण, चौथा विधि का शासन और पांचवा है सरकार के निरंकुश शक्तियों पर प्रतिबंध होना चाहिए। फिर जैसे जैसे फिर एग्जाम्पल में वही है, भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों है, किंतु पाकिस्तान, चाइना में संविधान तो है बट संविधानवाद अनुपस्थित है। फिर भारतीय संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था उसमें 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन वर्तमान संविधान में जो भाग हैं वो 25 हैं, अनुच्छेद 470 हैं और अनुसूचियाँ 12 हैं। फिर हम देखते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारत का जो संविधान है वो भारत के रिस्पेक्ट हम पहले संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। इसमें भारत का पहला संविधान का विशेषता है विशालतम संविधान। अब ये विशालतम क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइवर जेनिंग्स ने भारत को विशालतम संविधान की संज्ञा दी है। भारत को विशालतम संविधान की संज्ञा किसने दी है? आइवर जेनिंग्स ने। विशालतम संविधान है क्योंकि भारत की भौगोलिक विविधता एवं विशालता है। मतलब हर जगह देखो बहुत सारे पर्वत पठार एंड कहीं कहीं खेती बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं कहीं खेती कम होती है। इसको एग्जांपल देख सकते हैं हम एनसीईआरटी के क्लास 6 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेलिटी शायद पढ़ रहे थे, समानता। तो केरल का भाग देख रहे थे और एक लद्दाख का भाग देख रहे थे। तो भौगोलिक विविधता भी है, इसलिए विशालतम संविधान बना, क्योंकि सब जगह का कानून और नियम बनाना पड़ता है। सेकंड है भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भिन्न है, क्योंकि हर जगह सांस्कृतिक और समाज अलग अलग हैं, तो इसलिए भी विशालतम संविधान बना। तो इसके और पॉइंट मैं बताता हूँ। राज्यों एवं केंद्र के लिए एक संविधान है। फिर ग्रहित संविधान, ग्रहित माने ग्रहण किया गया संविधान है। बहुत देशों के संविधानों का प्रावधान ग्रहण किया गया है। और संविधान पर ऐतिहासिक प्रभाव है, मतलब जो पहले से चल रहे थे, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 से भी बहुत सारे फैक्ट जो मतलब तत्व लिए गए हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी बहुत सारे तत्व लिए गए हैं। तो एक लाइन और डाल सकते हैं कि इस संविधान में तरह तरह के फूल शामिल हैं जो संविधान में खुशबू डाल सकते हैं, अर्थात हर जगह से इसे जोड़ा गया है। मतलब कोई भी कहीं का भी छूटने ना पाए, हर जगह का कानून ले करके अपने इंडिया का कानून मतलब संविधान बनाया गया है, जिससे कि कोई वाद विवाद ना हो। इसमें आलोचना भी होती है, कुछ कहते हैं कि जैसे भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जैनिंग्स ही कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। अब वो वकीलों का स्वर्ग क्यों है? क्योंकि संविधान की विशालता, मतलब इतना बड़ा संविधान है, इतना सब विशाल है और संविधान की भाषा शैली इतनी जटिल है कि वकील ही मतलब सब कुछ ज़्यादातर वकील ही करते हैं, तो इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। सेकंड विशेषता है कि गृहीत संविधान है। तो गृहीत संविधान देखो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो आंतरिक स्रोत हैं और एक बाह्य स्रोत हैं। बाह्य मतलब बाहर के, जैसे कि लगभग 10 देशों से लिया गया है। और आंतरिक स्रोत माने जो पहले से चल रहे थे, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 से और भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो इन दोनों से लगभग 2/3 भाग लिया गया है। फिर है भारत का संविधान मौलिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक है। कुछ लोग कहते हैं कि खाली ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन ये मौलिक नहीं है, ये केवल सहारा लेकर नहीं बना है, बल्कि यह व्यवहारिक भी है। अपने मतलब जैसे अपना भी विचार इन्होंने उसमें दिया है। इसको हम अभी नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखो सर मैंने जो लिखा है कि सर ने ये लिखवाया है। तो भारतीय संविधान गृहीत संविधान है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना नहीं की है, बल्कि एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। अर्थात यह एक ऐसी रचना है जिसमें सरकारों को शासन करने में कोई बाधा ना हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा उन प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है उसका भी अध्ययन किया और लागू की और अपने संविधान में ग्रहण किया। जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार तथा आयरलैंड से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया है। अब देखो कुछ जैसे आलोचना में ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी हुई है, मतलब सर ने भी लिखवाई है लाइन, कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना तर्कसंगत नहीं है। संविधान के प्रावधान दूसरे देशों से उसी रूप में नहीं अपनाए गए हैं, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया है, प्रासंगिक बनाया गया है और संविधान में शामिल किया गया है। इसको एक अर्थों में समझिए कि जैसे मान लिया किसी देश में कोई दूसरा कानून है और किसी देश में कोई दूसरा कानून है। जैसे ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है और न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, और अमेरिका में जो है न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो मतलब वहाँ दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिया गया है, ये नहीं कि खाली ब्रिटेन के कार्यपालिका और विधायिका के संबंध को हमने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। तो पहले उसको पढ़ा गया है और पढ़ करके अपने अनुरूप कि भारत में क्या सही रहेगा उसके प्रासंगिक बनाया गया है। इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से उधार का थैला नहीं कह सकते, हम ग्रहित संविधान कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उधार का थैला नहीं कह सकते। फिर है नेक्स्ट हमारा है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। मतलब ये संविधान की विशेषता में ही है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्यों अपनाया गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और इसका प्रतिपादन कौन किया था? फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने किया था, क्योंकि यह सरकारों में निरंकुशता को रोकता है। इसके अनुसार सरकार की जो तीनों शक्तियां हैं, तीन अलग अलग अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में निहित होती हैं। ये तीनों शक्तियां अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हों, इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सरकार की तीनों इकाइयां एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं। मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे न्यायपालिका विधायिका कोई मनमाने रूप से काम ना करे, इसलिए इस मतलब जो ये प्रतिपादन किया गया कि शक्ति पृथक्करण दे दिया गया कि ये काम ये करेगा और ये काम वो करेगा। मतलब कि पृथक्करण के बावजूद भी निर्भरता दे दी गई, पृथक्करण के बावजूद भी एक निर्भरता दे दी गई कि इनके बिना एक काम नहीं हो सकता है। तो इससे एक नियंत्रण भी हो गया स्थापित। तो इसी को कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया मॉन्टेस्क्यू ने। फिर देखो अब उदाहरण के रूप में कैसे कैसे होता है नियंत्रण। तो अमेरिका का मॉडल जब हम देखते हैं, अमेरिका का संविधान मॉडल, तो यह शक्ति पृथक्करण का कठोर मॉडल, यहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण का कठोर मॉडल अपनाया गया है, जिसमें विधायिका कांग्रेस, कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय तीनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक हैं, किंतु तीनों पर जो निरंकुश होने के लिए एक नियंत्रण एवं संतुलन को जो नियम है, प्रतिपादन है, वो लागू किया गया है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, अगर कांग्रेस जो है विधायिका है वहाँ की, अमेरिका की, तो कांग्रेस अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। अब देखो, तो क्या कांग्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कोई भी निरंकुश निर्णय लेने के लिए, मनमाना निर्णय लेने के लिए? नहीं, उस पर क्या है, राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका। तो देखो इस तरह विधायिका पर नियंत्रण कौन कर रहा है? कार्यपालिका। फिर सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, राष्ट्रपति को सरकार चलाने की शक्ति है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे संधियां, व्यापार आदि कांग्रेस के अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता। तो मतलब अब यहाँ देखो, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है, कांग्रेस यानी कि विधायिका, अब उस पर निर्भर हो गई कि मतलब जब संधि करेगी तो बिना कांग्रेस से पूछे नहीं करेगी। तो देखो नियंत्रण हो गया उस पर भी कि पूर्ण रूप से शासन तो नहीं कर सकती। फिर तीसरा है, कांग्रेस को कानूनों का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन या रद्द कर सकता है। तो जो मतलब कांग्रेस कानून बनाती है कार्यपालिका, उसको न्यायपालिका जो होती है वो पूर्वावलोकन से मतलब रद्द कर सकती है, उसको कह सकती है कि ये कानून सही नहीं है। तो इस प्रकार देखो विधायिका पर न्यायपालिका भी नियंत्रण रख रही है। और जब न्यायाधीशों को हटाए जाने में कांग्रेस और राष्ट्रपति की भूमिका होती है। तो जो न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं उनको अगर हटाना हो तो कौन कौन होते हैं? कांग्रेस और राष्ट्रपति की भूमिका भी होती है, मतलब कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, निर्भर हो गए, मतलब नियंत्रण हो गया तीनों का एक दूसरे के ऊपर, कोई निरंकुश शासन नहीं कर सकता है। फिर है ब्रिटिश मॉडल। देखो ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है कि शक्तियों का लचीला पृथक्करण अपनाया गया है। ब्रिटेन की प्रणाली शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है, अर्थात यह विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित है।
अर्थात दोनों के मध्य समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब दोनों एक दूसरे से समन्वय के साथ काम करते हैं, घनिष्ठता के साथ काम करते हैं। और एक चीज़ और बात है ध्यान देने वाली कि 2009 के पहले जो यूके है, ब्रिटेन है, ब्रिटिश शासन है, उसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका थी ही नहीं। और 2009 में पहली बार न्यायपालिका बनी वहाँ पे ब्रिटिश में। और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट नोट में लिखा है कि विधायिका क्या होती है वहाँ पे ब्रिटिश में। विधायिका जैसे यहाँ पे संसद होती है, राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरह वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा की तरह होती है और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा की तरह होती है। और कार्यपालिका के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, या हाउस ऑफ कॉमन्स के, सॉरी यहाँ पे इंडिया में कह रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद। सर्वोच्च न्यायालय जो है 2009 में बना था ब्रिटेन का। तो अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है और न्यायपालिका जो है वो 2009 में बनी। लेकिन वहाँ पे क्या था, जो विधायिका, अमेरिका में जो विधायिका और कार्यपालिका थी वो एक दूसरे से एकदम अलग थी, उनमें कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था, दोनों एक दूसरे के ऊपर शासन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक घनिष्ठता आ जाती है क्योंकि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसमें आगे हम देखेंगे। अब देखो भारतीय मॉडल क्या हुआ, तो भारत ने, अब अमेरिका में तो अलग अलग था, घनिष्ठ संबंध नहीं था कार्यपालिका और विधायिका में। तो अमेरिका के संविधान से हमने वो नहीं लिया, हमने उसको ब्रिटेन के संविधान से ले लिया क्योंकि वाद विवाद आगे ना हो, इसलिए हम ब्रिटेन के संविधान से जो घनिष्ठता का संबंध है वो ले लिया। और अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका वाला, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना न्याय दे सकता था, उसको ले लिया। तो इस तरह से भारतीय मॉडल जो है अमेरिका मॉडल और ब्रिटिश मॉडल दोनों से लिया गया है, लेकिन ये दोनों के अपेक्षा जो है अधिक व्यवहारिक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल अमेरिकी और ब्रिटिश मॉडल की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों के टकराव के लिए ब्रिटिश मॉडल की भांति सहयोग एवं सामंजस्य का सिद्धांत अपनाया गया कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य कहीं शक्तियों का टकराव ना हो, इसलिए अपना लिया गया कि हम ब्रिटिश मॉडल अपनाएंगे जिसमें घनिष्ठता है, संबंध है, लचीलापन है और भारत कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, क्योंकि विधायिका से ही सारे काम होते हैं, कार्यपालिका के मंत्रिपरिषद बनते हैं, तो विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी बनी रहती है जो कार्यपालिका होती है। और विधायिका जो होती है कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। लेकिन न्यायपालिका की स्थापना में अमेरिकी मॉडल अपनाया गया जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जो हुई स्थापना की गई। अब संविधान की विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता, देखो भारत जो है वो संविधान की सर्वोच्चता देता है। संविधान की सर्वोच्चता में जो भारत है उस भारत ही देता है संविधान की सर्वोच्चता, बाकी अमेरिका जो होती है न्यायपालिका की सर्वोच्चता देती है। इसका मतलब हो गया कि लास्ट में जो माना जाएगा भारत में वो संविधान ही माना जाएगा, संविधान का ही सब कुछ होगा, वर्चस्व। और जो अमेरिका है वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, मतलब न्यायपालिका ने जो निर्णय दे दिया लास्ट में, एट लास्ट, तो न्यायपालिका का ही माना जाएगा। और ब्रिटेन में जो संसद कह दिया वो ही माना जाएगा, तो ये होती है सर्वोच्चता। फिर हम देखते हैं पांचवी विशेषता है संविधान की विशेषता में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली। तो लोकतंत्र में शासन प्रणाली की वजह से दो रूप होते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल, मतलब अध्यक्षात्मक, और एक होता है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक होता है वो ब्रिटेन है, और राष्ट्रपति प्रणाली देख लो, प्रेसिडेंटियल, अध्यक्षात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली जो है प्रेसिडेंटियल और एक पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंटियल के जो जनक है वो अमेरिका है और ब्रिटेन जो है वो संसदीय प्रणाली का जनक है। तो संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंदन में एक जगह है जहाँ ब्रिटेन की संसद बना है, इसलिए वहाँ को वेस्टमिंस्टर प्रणाली या संसदीय प्रणाली भी कहते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा अंतर हम लोग देखते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा कि शक्तियों का लचीला पृथक्करण है। ब्रिटेन में शक्तियों का लचीला पृथक्करण है क्योंकि वहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध है। और अमेरिका में जो है शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, मतलब वहाँ पे कोई किसी के ऊपर जो है घनिष्ठ संबंध नहीं है और नियंत्रण और संतुलन की कठोरता से पालन होता है वहाँ पे। फिर है संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका में एक नाम मात्र आती है और एक वास्तविक कार्यपालिका आती है। नाम मात्र में जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में सरकार का अध्यक्ष, जैसे भारत में पीएम होते हैं, ये वास्तविक कार्य करते हैं। और नाम मात्र राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के
होते हैं। और अध्यक्षात्मक में जो होता है हमारा एकल कार्यपालिका होती है। यहाँ राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, मतलब प्रधानमंत्री भी वही है और राष्ट्रपति भी वही है, ऐसा कह सकते हैं, एकल कार्यपालिका होती है। फिर संसदीय प्रणाली में संसद मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, मतलब एक तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और एक तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे मंत्री का निर्णय का जिम्मेदार वह खुद है, तो जैसे प्रत्येक मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब एक अगर जो मंत्रिपरिषद में एक कोई निर्णय लेगा तो पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा, तो इस प्रकार पूरे ऐसा माना जाएगा कि वो पूरी मंत्रिपरिषद ने ही वो निर्णय लिया है, तो इसलिए कहते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और यहाँ जो है प्रतिमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऐसा किसमें होता है? संसदीय शासन प्रणाली में। और जो हमारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है, मतलब खाली राष्ट्रपति के प्रति। फिर संसदीय शासन प्रणाली में पॉइंट नंबर 6 है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त का प्रावधान होता है। और जो अध्यक्षात्मक में है वो ऐसा कोई शर्त नहीं है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। यहाँ राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है, मतलब कोई भी विश्वास पात्र हुआ, घनिष्ठ मित्र हुआ, उसको हम बना देंगे मंत्रिमंडल में, मंत्री का पद दे देंगे। इसलिए इसको किचन कैबिनेट कहते हैं। किचन कैबिनेट माने जो बहुत खास हो, बहुत करीबी हो, उसको जो है बना देना। किचन कैबिनेट माने जो किचन में साथ रहता हो, जैसे कि दोस्त होते हैं, जो विश्वास पात्र होते हैं, तो उसको यहाँ पे राष्ट्रपति जो है मंत्री बना देता है। लेकिन यहाँ पे मंत्रियों के लिए संसदीय प्रणाली में योग्यता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है कि सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है। सरकार का कार्यकाल क्या होता है? अस्थिर होता है। कहाँ पर? जब लोकसभा के विश्वास पर सरकार का कार्यकाल निर्भर रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है हम चुनते हैं, ना कि हम लोग चुनते हैं उसको, क्या नाम है, मंत्री के कार्यकाल को नहीं चुनते हैं 5 साल के लिए, हम लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल के लिए चुनते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कभी कभी कि सरकार का जो कार्यकाल होता है, मंत्रिमंडल सरकार, उनका कार्यकाल अस्थिर हो जाता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के पीएम थे। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल तो उनका 5 साल के लिए चुना गया, लेकिन वो खाली 13 दिन के लिए पीएम थे। और इसमें जो है लोकसभा का अध्यक्षात्मक प्रणाली में 7वां नंबर है कि इनका निश्चित और स्थिर कार्यकाल होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया तो बीच में नहीं हटाया जा सकता है जल्दी। फिर 8वां है, निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। इसमें संसदीय प्रणाली में निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भंग कर सकता है, 5 साल से कम पर ही भंग कर सकता है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली में विघटित नहीं हो सकता है। तो ये सारे आपको ये सारी चीज़ें याद हुई होंगी। शॉर्ट फॉर्म में मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ कि संसदीय जो ब्रिटेन से ली गई है, अध्यक्षात्मक जो है अमेरिका से ली गई है। संसदीय प्रणाली लचीला पृथक्करण होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली कठोर पृथक्करण होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका में संसदीय में संबंध होता है, उसमें संबंध नहीं होता है। संसदीय में दोहरी कार्यपालिका होती है और अध्यक्षात्मक में एकल कार्यपालिका होती है। संसदीय में दोहरा उत्तरदायित्व होता है, अध्यक्षात्मक में एकल उत्तरदायित्व होता है। संसदीयों में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए और उसमें योग्यता कोई नहीं होनी चाहिए अध्यक्षात्मक में। संसदीय में सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है, उसमें निश्चित होता है। एंड संसदीय में निम्न सदन को भंग किया जा सकता है और उसमें विघटित नहीं किया जा सकता है। अब हम संसदीय और अध्यक्षात्मक के गुण देखते हैं। संसदीय में गुण क्या है? तो पहला तो गुण है यह अधिक उत्तरदायी होती है, और दूसरा गुण है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंध होता है, और तीसरा गुण है सरकार में व्यापक अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग जगह से प्रतिनिधित्व होता है, मतलब हर जगह से मंत्री चुनकर आते हैं। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि सरकार का स्थिर कार्यकाल के कारण प्रभावी निर्णय लिया जाता है, एक गुण है। वहाँ जब स्थिर कार्यकाल रहेगा तो कोई भी निर्णय हम प्रभावी तरह से ले सकते हैं। दल बदल से मुक्त रहता है कि बार बार दल नहीं बदलना पड़ेगा। संसदीय में तो बार बार दल बदल होता है रहता है कि मान लिया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, दूसरा कोई आ गया, ऐसे राजनीतिक दोषों से मुक्त होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। लेकिन अब इसके देखो, जहाँ गुण है वहीं दोष भी हैं संसदीय के। अब जैसे अध्यक्षात्मक में गुण जो है दल बदल से मुक्त रहता है, तो संसदीय मतलब कि दल बदल का दोष है, क्योंकि हर 5 साल के लिए कोई नहीं चुना जाता है, बीच बीच में दूसरा कोई चुन लिया जाता है, दल बदल हो जाता है। और प्रभावी निर्णय की संभावना कम होती है क्योंकि सरकार का कार्यकाल स्थिर रहता है, तो कोई प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता। और राजनीतिक दोष भी होता है संसदीय प्रणाली में। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें पूरा नियंत्रण
घनिष्ठ संबंध नहीं रहता और नियंत्रण एक दूसरे पर रहता है, तो इसलिए टकराव हो सकता है और निरंकुश निर्णय की संभावना रहती है। अब 4 साल का स्थिर कार्यकाल है तो कोई भी निर्णय मनमाने तरीके से ले सकते हैं ना। और सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है। संकीर्ण माने विशेष लोगों का प्रतिनिधित्व होता है कि मतलब हर जगह से चुन के लोग नहीं आते हैं। संकीर्ण होता है मतलब कुछ जैसे बोलते हैं किचन कैबिनेट, मतलब कुछ विशेष लोग जो विश्वास रखते हो वही मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। लेकिन संसदीय में क्या होता है, अगर गांव का है कोई इंसान तो वो भी एक ऊंचे पद पर जा सकता है, ऐसा होता है। फिर अब देखो भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, तो इसके 4 पॉइंट पहले मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में लिखा हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया गया है सर के द्वारा। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो है ये भारत में प्रचलित थी संसदीय प्रणाली, तो इसलिए अपनाना जो है सरल लगा। संविधान निर्माता चाहते थे कि उत्तरदायी सरकार हो, मतलब उत्तरदायी हो कि हाँ क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तो मतलब वो दे उत्तर कि हाँ मैंने ये किया, ऐसा किया, इसलिए किया, ये नीतियाँ बनाई इसलिए बनाई, तो उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसलिए संसदीय प्रणाली अपनाया गया। और कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव ना हो, घनिष्ठ संबंध हो, तो इसके लिए भी भारत के संविधान को थोड़ा देखा गया कि हाँ ऐसा सही रहेगा तो बना दिया गया। एंड लगभग देश के हर जगह से मंत्री आए, इसलिए ये संसदीय में ही संभव है। तो चाहा गया कि मतलब हर जगह से, भारत इतना विशाल देश है, वैसे तो विशाल सारे देश हैं, बहुत सारे देश, लेकिन भारत भी विशाल है ज़्यादा। तो भारत में इसलिए कानून आया कि सारे जगह से जब लोग आएंगे तो उनकी जगह का, जैसे किसी जैसे केरला का भी आ गया कोई प्रतिनिधित्व, तो वहाँ का समस्या क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी मिल गई। तो इसलिए हर जगह से मंत्री आए, इसलिए संसदीय प्रणाली में ही ऐसा संभव है। तो संसदीय प्रणाली को अपनाना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब समझ में आया उनको कि हाँ इस संविधान में संसदीय प्रणाली ही अपनानी चाहिए। इसमें मैंने को पैरा में दिया है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता और इसमें कोई बाधा नहीं थी, इसलिए अपनाया गया कि संसदीय प्रणाली, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले संसदीय प्रणाली थी। दूसरा है, संविधान निर्माता एक उत्तरदायी प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते थे और संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी होती है। जो संविधान निर्माता थे वो एक संसदीय प्रणाली चाहते थे, संविधान निर्माता जो थे एक उत्तरदायी सरकार चाहते थे, जैसा कि मैंने ही पहले एक्सप्लेन कर दिया। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव पाया जाता है, तो इस टकराव को दूर करने के लिए भी जो है जो भारत का संविधान है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारत जो है संसदीय प्रणाली अपनाता है। संसदीय प्रणाली में सरकार के अंतर्गत व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल किया जाता है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए यह प्रणाली अधिक उपयुक्त है। मतलब कि भारत की जो विविधता है, बहुत सारे जगह हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व, व्यापक माने कि हर जगह से, व्यापक माने पूरा विस्तार से ही प्रतिनिधित्व हो, लोग आए। अब देखो भारत में संसदीय प्रणाली, देखो पूरे संविधान में जो है संसदीय शब्द का तो प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु संविधान में वर्णित कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके निष्कर्ष से प्रतिपादित होता है कि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। जैसे आर्टिकल 53(1) है, जो राष्ट्रपति है संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, और आर्टिकल 74(1) है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है, पीएम से। तो इन दोनों आर्टिकल से 53(1) और 74(1) से, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, तो इन दोनों से निष्कर्ष निकलता है। और नाम मात्र का प्रधान किसमें होता है, खाली उसमें होता है संसदीय प्रणाली में, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि संसदीय है। और एक और देख सकते हैं, आर्टिकल 75 में 1 में कहता है मंत्री जो होती है राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, और 75 का ही आर्टिकल 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दो प्रकार से जब उत्तरदायी हो गई तो किस में आता है, संसदीय प्रणाली में भी तो आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत के संविधान में कैसे निर्धारित करें कि भारत एक संसदीय प्रणाली है, संविधान में कहाँ लिखा गया है। तो इन दोनों को एग्जाम्पल दे करके हम समझा सकते हैं कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है, इसलिए संसदीय प्रणाली है। कभी आपको आर्टिकल जो याद ना रहे तो आप खाली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। अनुच्छेद तो यह बताता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, और वहीं एक अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। तो इन दोनों अनुच्छेदों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। और सेकंड नंबर में आप दे देना 75 और 75(3) का, कि मंत्री जो होती है राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, और एक मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार दोहरी उत्तरदायित्व है, तो इसीलिए संसदीय प्रणाली भारत में है। भारत में संसदीय प्रणाली जो है तो इसकी कमी आलोचना भी देखते हैं। तो कुछ आलोचना तो हमने पहले से देख लिया कि दल बदल का दोष होता है भारत की संसदीय प्रणाली में, कोई निश्चित नहीं होता, स्थिर काल होता है।
अस्थिर काल होता है। राजनीति का अपराधीकरण होता है, मतलब अपराधी लोग आ रहे हैं चुन करके, कोई योग्यता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, राजनीति में नैतिकता का पतन है, भ्रष्टाचार है। जैसे अब प्रशासनिक सेवा में देख लो, तो जो भी अब यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो क्या करेंगे कि इतना हार्ड एग्ज़ाम है उसको देंगे, देन वो प्रशासनिक सेवा में आएंगे, फिर भी उनकी जो रैंकिंग है उतनी ऊपर नहीं हो पाएगी, उनका कंट्रोल उतना नहीं रहेगा जितना कि जो राजनीति में जो अपराधी लोग आ रहे हैं, जो राजनीति में चुनकर मंत्री आ रहे हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग जो आ रहे हैं। तो इससे जो होता है कि ये सारे दोष हैं भारत में संसदीय प्रणाली के। राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का तरीकों का अभाव है, निर्वाचन संबंधी दोष है, कहीं ईवीएम खराब हो जा रहे हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे निर्वाचन संबंधी दोष भी हैं। तो ये सारे आलोचनाएं जो हैं संसदीय प्रणाली में अपनाई जानी जाती हैं। तो हम इसका उपाय क्या कर सकते हैं अगर पूछा जाए, क्योंकि पूछता है कि आप क्या कर सकते हैं इसके उपाय में, क्या सही है। तो पहले बात तो अपराधीकरण, जो भ्रष्टाचार के प्रति है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए कि जो अपराध कर रहा है, जीरो टॉलरेंस मतलब होता है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त सख्त सज़ा होगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई एक काम करोगे तो आपको सख्त से सख्त सज़ा होगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यही होता है कि भ्रष्टाचार के प्रति हम 1% जो है 0% टॉलरेंस है। टॉलरेंस माने सह ना सकें उसको, जैसे कोई अपराध करे तुरंत उसको क्या करें हम, उस पर प्रतिबंध लगा दें या ख़त्म कर दें उसको। राजनीति में नैतिकता का विकास, ये नहीं कि इंसान को ख़त्म कर दें, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दें, या उसके ऊपर अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर तुरंत के तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति में नैतिकता का विकास हो, मतलब जो नेता जाते हैं उनमें नैतिकता हो, भ्रष्ट ना हो एकदम, उनको नैतिक संहिता, आचरण संहिता, ये सब की आचरण कैसे करना चाहिए, ये सब का पाठ पढ़ाया जाए। राजनैतिक सुधार उत्तरदायित्व के साधन है, जन जागरूकता होनी चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए कि कोई अच्छा मंत्री चुने जो भ्रष्टाचारी ना हो, अपराध ना किया हो। निर्वाचन संबंधी सुधार होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं सुझाव हैं संसदीय प्रणाली के, क्या हम सुझाव दे सकते हैं। अब संसदीय प्रणाली की तुलना जो है भारत और ब्रिटेन में, तो वैसे भी हमने पहले देख लिया है, लेकिन हम कीवर्ड्स में देखते हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। भारत में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत में संघीय प्रणाली है, ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है। भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। भारत में प्रधानमंत्री प्लस जो मंत्री होते हैं किसी भी सदन के सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के ही, मतलब जो निम्न सदन है उसी के बस सदस्य हो सकते हैं। भारत में बिना संसद सदस्य बने 6 महीने तक पीएम और मंत्री रह सकता है, और ब्रिटेन में कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र एवं अधिकार संपन्न होती है, और ब्रिटेन में जो है न्यायपालिका कम है भारत की तुलना में। भारत में कोई नो विपक्ष नहीं है, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट या छाया विपक्ष की भूमिका होती है। संघ सरकार का परिचय एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम लोग पहुंच गए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो बहुत लोग पूछ लेते हैं ना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बता दो। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो अनुच्छेद 52 में आता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में आता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित को मत देने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों, जो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ये दोनों जो हैं भाग लेते हैं। आप देखो यहाँ निर्वाचित लिखा है ना, तो खाली ओनली निर्वाचित सदस्य ही जो हैं उसमें भाग ले सकते हैं, नहीं कि मनोनीत सदस्य भी भाग लें। और अभी प्रावधान 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक जोड़ दिया गया था कि जो है दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और निम्न सदस्यों को राष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। अब तो निर्वाचित हो गए तो मनोनीत तो होंगे नहीं, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, एंड राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, एंड राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो वो भी भाग नहीं लेंगे, और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद 6 हैं, लेकिन 6 में से एक भी भाग नहीं लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, और विघटित की गई विधायिका के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। जो विघटित कर दी गई है विधायिका, उसके सदस्य भी भाग नहीं लेंगे।
अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता जो प्रतिनिधि चुनती है, उन प्रतिनिधित्व मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष हो गया। अगर जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनती तो प्रत्यक्ष होता, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है और मतदान गुप्त होता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है कि मतलब 50% जितने भी वोट पड़े, वोट वैल्यू पड़े। अब वोट वैल्यू क्यों कह रहा हूँ, इसके आगे मैं बताऊँगा। इसमें जिसमें वोट पड़े उसके 50% से एक ज़्यादा हो तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। और एकल संक्रमणीय पद्धति कब होता है? यदि किसी भी राष्ट्रपति को पूरा जैसे 50% और प्लस एक वोट नहीं मिला, मत नहीं मिला, तो उसमें अगर जैसे 4 लोग हैं, 4 राष्ट्रपति हैं, तो नीचे से एक राष्ट्रपति को जो जिसकी जीतने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, तो उसको एकदम से हटा देते हैं। हटा करके उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको फिर से जोड़ते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस किसको किसको दिया है। तो इस तरह से एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। आपको सर ने समझाया होगा, वैसे मैं और समझा दूंगा अभी आगे चल के कि कैसे कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को मापने की एक रूपता होती है, क्योंकि अब देखो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और कहीं किसी जगह कम है, 36 है, 40 है। तो वो लोग कहे कि कैसे, तब तो मतलब उत्तर प्रदेश के जो वोट ज़्यादा डाल पाएंगे, हमारा तो कम ही होगा। तो इसलिए वोट वैल्यू बना, हर जगह का वोट वैल्यू बना, एक रूपता लाने के लिए वोट वैल्यू निर्धारित किया गया। तो वोट वैल्यू किसके आधार पर निर्धारित किया गया? जनसंख्या के आधार पर, कि जहाँ जिसकी जनसंख्या रहेगी उसकी जनसंख्या को जितने भी विधायक विधानसभा के सदस्य रहेंगे उनको उससे भाग दे दिया जाएगा। तो इस आधार पर वोट वैल्यू भी तय होगी। तो यहाँ पे देखा गया है कि राज्य विधानसभा के एक मत का जो मूल्य होता है कि मतलब अगर एक आदमी वोट देगा तो उसका वोट चुना जाएगा, उसका वोट गिना जाएगा जनसंख्या के आधार पर। और कैसे चुना जाएगा? कैसे चुना जाएगा कि राज्य जनसंख्या को कुल निर्वाचित सदस्य से भाग दे देंगे और गुणे 1/1000 कर देंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है तो छोटा करने के लिए हम 1000 से और भाग दे देते हैं। तो इससे एक मत का मूल्य होता है कि मतलब अगर वहाँ का जो विधायक है, जो विधानसभा के सदस्य है, वो एक वोट देगा तो उसकी वैल्यू कहीं 8 गिनी जाएगी, कहीं 208 गिनी जाएगी, है ना। 208 यूपी में शायद है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे ही एक सदस्य का मूल्य निर्धारित होता है। ये तो विधानसभा का हो गया। और संसद का एक सदस्य का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो संसद का जो एक सदस्य का मूल्य निर्धारित होता है वो राज्यों के विधानसभाओं का जो कुल जितने भी राज्य में विधानसभाएं हैं जितनी भी, वहाँ के पहले कुल मतों को निकाल लेंगे। कैसे? जो ऊपर वाला फार्मूला है राज्य विधानसभा के एक मत का मूल्य से, उससे पूरा मत का मूल्य जो है निकाल लेंगे पूरे राज्य का, और उसको जो है कुल निर्वाचित सदस्य से भाग दे देंगे। संसद के जो है राज्यसभा के 543 और लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, इसमें से दोनों से जोड़ करके भाग देंगे, लगभग 700 आएगा। मतलब एक सदस्य के, संसद का एक कोई इंसान मतलब कोई एक सदस्य जब वोट देगा तो उसकी वैल्यू 700 गिनी जाएगी, ऐसा लगभग होता है। ये 1991 के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। तो जब नया आएगा 2026 के बाद मतलब 2031 में, तब उसका फिर अलग से यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज होगा। तो इस प्रकार राज्य विधानसभाओं के एक मत का मूल्य निर्धारित करते हैं और संसद के एक मत का मूल्य निर्धारित करते हैं, और सारा जोड़ करके 50% प्लस एक जिसका आता है वही जो है राष्ट्रपति बनता है। और अगर ऐसा हो जाए कि नहीं, देखो अभी दूसरा नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक मतदाता मत देते समय सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम प्रदान करता है। मतलब जो भी मत देगा, जैसे 4 राष्ट्रपति हैं ABCD, चुनाव लड़े हैं 4, तो उनको एक प्रेफरेंस देगा संसद, जो संसद के सदस्य हैं और जो विधानसभा के सदस्य हैं वो प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4। तो अगर मान लिया एक करके 3 लोगों ने पाया, एक एक करके 3 लोग ने, 4 में से तीनों लोगों ने एक एक करके, जैसे ए पा गया 10,000 वोट पड़े तो ए 4,000 पा गया, बी 3,000 पा गया, सी 2,000 पा गया और डी 1,000 पा गया। तो डी को हटा देंगे हम, क्योंकि डी की जीतने की संभावना बिल्कुल कम है, वो 1,000 ही पाया है। और डी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस डी को दिया गया था, उस सेकंड प्रेफरेंस को जोड़ेंगे किसमें? ABC वाले चुनाव में ABC के अकाउंट में जोड़ देंगे, मतलब खाते में जोड़ देंगे कि इनको वोट मिला है सेकंड वाला। तो इस तरह से जब तक 50% प्लस 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे करते जाएंगे, और लास्ट में जब 50% प्लस 1
हो जाएगा तो हमारा राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसी को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं, कि मतलब जो जिसकी जीतने की संभावना बिल्कुल ना हो उसको हटा दिया जाए। फिर अब देखो, ये तो हो गया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसको हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि देखो, राष्ट्रपति का चुनाव, मान लिया राष्ट्रपति में 4 लोग लड़े, ठीक है। तो 4 लोगों में विधानसभा के सारे लोगों ने वोट किया, तो विधानसभा के सारे सदस्यों ने वोट किया, तो उन सदस्यों की एक वोट वैल्यू होगी जो कि फार्मूले से निकल जाएगी जनसंख्या के आधार पर। तो उन सारे वोट वैल्यू को जोड़ करके, जितनी भी वोट वैल्यू है जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के वोट वैल्यू हैं उसको भी जोड़ेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके वोट वैल्यू जब जोड़ेंगे, और वोट वैल्यू का आधा डायरेक्ट 50% करके और +1 कर देंगे। अगर जो एक कंडीशन पूरा करता है वही राष्ट्रपति हो जाता है। और बाई चांस 4 लोग हैं राष्ट्रपति में और नहीं हो पाता है कंडीशन पूरा, तब हम अपनाते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति में जिसको सबसे कम वोट मिला होता है उसको बाहर कर देते हैं, और उसके वोट को, जिसको सबसे कम मिला होता है उसके वोट को जैसे प्रेफरेंस दिया जाता है 1 2 3 4, तो उसके एक स्थान को हटा करके अब 2 वाला गिनते हैं कि 2 में किसको किसको, ए बी सी में किसको किसको दिया गया है। डी को हटा करके डी के ही वोट को गिना जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस ए बी सी में किसको दिया गया है, तो इसके आधार पर फिर से काउंटिंग होती है। इसी तरह अगर फिर ए बी सी में सी को कम मिला तो सी को हटा देंगे, फिर ए बी का पूरा करेंगे, ऐसे करके। अब देखो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या क्या होती है। तो आपको 2-3 योग्यता तो पता होगा। जैसे इसमें हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तभी योग्य होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, चाहे जब नागरिकता ली गई हो या फ़र्क नहीं पड़ता, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ के पद के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ नहीं आते हैं, बहुत सारे पद नहीं आते, जैसे राष्ट्रपति का पद नहीं आता, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ एवं राज्य के मंत्री के पद लाभ के पद के नहीं समझे जाएंगे। नोट क्या है, प्रत्येक प्रत्याशी जो भी लड़ना चाहे राष्ट्रपति का पद, उसके लिए जानते हो क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए। 50 सदस्य हुए प्रस्तावक होने चाहिए, जो विधानसभा के सदस्य या जो मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें, ऐसे 50 सदस्य होने चाहिए प्रस्तावक के रूप में, और 50 सदस्य जो होते हैं समर्थक के रूप में होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो कोई भी जाके लड़ जाएगा, हम ही लोग जाके लड़ जाएंगे, अगंभीर रहेंगे, मतलब गंभीर रूप से नहीं, जाके बस लड़ लिए, फॉर्म भर दिए। और जमानत राशि भी है 15,000 रुपये का, मतलब अगर जितना भी वैध मत है, वैध मत माने होता है कि जितने वोट पड़े हैं उतना नहीं मिला अगर जो आपको, तो उतने में से 1/6 नहीं मिला तो आपका 15,000 जब्त हो जाएगा, सरकार रख लेगी। तो इसे कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। और लाभ के पद के अंतर्गत कौन से पद आएंगे या नहीं, ये संसद द्वारा निर्धारित होता है। प्रस्तावक, समर्थक एवं जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके, मतलब जो अगंभीर हैं वो चुनाव ना लड़ें, और क्या, नहीं तो कोई भी जाके लड़ जाएगा। पहले मैंने बता दिया। कार्यकाल क्या होता है, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का, वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब जो राष्ट्रपति होगा वो पद ग्रहण की तारीख से, मतलब जिस दिन पद ग्रहण करेगा, शपथ नहीं, जिस दिन वो ऑफिस में गया बैठा उसी दिन से उसका 5 साल के लिए कार्यकाल हो जाएगा। बाकी तो आगे पीछे हो सकता है, हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे लिया जाता है, वो 60 में है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेती है, और जब वो अनुपस्थित रहता है तो उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेती है। अब उसमें क्या क्या लेते हैं, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि अपने पद के कृत्यों का निर्वहन करेंगे और संविधान का परिरक्षण माने होता है, प्रिजर्व माने होता है, परिरक्षण का इंग्लिश होता है प्रिजर्व, मतलब नष्ट होने से बचाना। संरक्षण माने होता है संतुल्य बनाए रखना, तथा प्रतिरक्षण माने होता है बाहरी हमलों से बचाना, डिफेंड करना। प्रतिरक्षण माने डिफेंड करना इंग्लिश, और संरक्षण माने होता है कंजर्वेशन, नहीं, संरक्षण का होता है परिरक्षण, तो प्रिजर्वेशन हो गया, नष्ट होने से बचाना। संतुलन बनाए रखना संरक्षण होता है, किसे कहते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करना, मतलब संतुलन बनाए रखना कि ज़्यादा नुकसान ना हो पर्यावरण का। और कहता है कि राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहेंगे। निरत माने हमेशा करते रहेंगे जब तक पद है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, पहला तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, अगर हुआ तो उसका पद रिक्त माना जाएगा जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। कोई लाभ का पद ना हो, और राष्ट्रपति बिना किराया दिए ही शासकीय निवास के उपभोग का हकदार होगा।
और राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ व भत्ते कम नहीं होंगे उसके पदावधि के दौरान। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, की पॉइंट लिखा है। पहला तो है इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद। तो ये विवाद जो होते हैं उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य हो तब भी जो कार्य हैं इनवैलिड नहीं होंगे। मतलब जो राष्ट्रपति कार्य कर दिया, और जो राष्ट्रपति ने कार्य कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, तो भी जो कार्य होंगे वो इनवैलिड नहीं होंगे, अवैध नहीं होंगे। और संसद कानून बनाएगी, पी माने राष्ट्रपति के निर्वाचन में, पी माने होता है प्रेसिडेंट, तो संसद कानून बनाएगी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और कोई विधायक जो है, विधायक का स्थान रिक्त है तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जैसे कि होता नहीं है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्धारित कर दिया कि कल होगा, और 2-3 विधायक अभी हैं जिनका स्थान रिक्त है, तो ऐसा नहीं है कि वो विधायक चुने जाएंगे तब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, बल्कि निर्वाचन तब भी होगा चाहे विधायक का स्थान रिक्त हो या ना हो। मतलब विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनका स्थान रिक्त हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको कब से जोड़ा गया? 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जोड़ा गया कि कोई भी विधायक का स्थान रिक्त है या विधानसभा के सदस्य का स्थान रिक्त है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का संरक्षण जो है 361 अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति को संरक्षण मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा सबसे पहले तो अपने पद पर रहते हुए, और राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यकाल में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसके विरुद्ध कोई कार्यकाल में, जब कार्यकाल में है तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। और न्यायालय गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी कर सकता है उसके प्रति, और केवल सिविल कार्रवाई जैसे ज़मीन का मामला हो, जायदाद का मामला हो, वो जारी, उस पर मुकदमा कर सकते हैं।